आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर में यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम। एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम है क्या? एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया जाए तो वो हमारा फंडामेंटल थ्योरम होगा। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक्यू। यूनिक्यू का मतलब होता है डिफरेंट होना फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस फंडामेंटल थ्योरम में एक शब्द का यूज हुआ है कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर के बारे में हमें पहले समझ लेना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को थोड़ा सा इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 2 डॉट डॉट 4, इन काउंटिंग नंबर में से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर ध्यान देना 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। कंपोजिट नंबर है क्या कि जो काउंटिंग नंबर में है उनमें से प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर है उनको कैंसिल कर दो, आगे 2 डॉट डॉट सो ऑन जाएगा एंड 1, और ये 1 को भी हटाइए। रिमेन्स जो नंबर आएंगे वो दीज आर कंपोजिट नंबर। अब देखा जाए तो हमारा 4 6 के नेक्स्ट आएगा यहाँ 8 9 और भी हो सकती है। 11 हमारा प्राइम नंबर है, तो जब ये प्राइम हो जाएगा तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी काउंटिंग नंबर है उन सभी काउंटिंग नंबर में से प्राइम नंबरों को हटा दिया जाए एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये ध्यान देना। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखा जाए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। 4 के बाद नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आएगा 6 8 9। बड़े आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है क्या। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे तो फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय ट्री मेथड, यानी ट्री मेथड से हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करने हैं। सपोज हमारे पास 140, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा जाएगा 140 और ये डिवाइडेड बाई 2। जब 2 का डिवाइड 140 से करेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा, फिर 70 है नेक्स्ट 2 का डिवाइड करेंगे देन ये 35 बनेगा, और 35 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आके ये 7 आ जाएगा। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये चाहो तो इनको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये ट्री मेथड बोला जाएगा। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इससे पहले हमें फाइंड किया था कि फाइंड द एचसीएफ बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान देना, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर एक बार मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरा नाम भी देते हैं जीसीडी, कॉमन डिवाइजर, और एलसीएम मल्टीपल, द्वारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर मैंने एचसीएफ की फुल फॉर्म को बता दिया, एलसीएम को फुल फॉर्म बता दिया। अब हम ये सीखेंगे कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम को हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लूँगा। तो एक साथ में एचसीएफ और एलसीएम लेना सीखा हुआ, बड़ा सिंपल तरीका है। सपोज हमारे पास कोई फर्स्ट नंबर है, ये नहीं मालूम मुझे नंबर क्या है, लेकिन सपोज सबसे पहले हम जिसका भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, सबसे फर्स्ट काम होगा उसके हम प्राइम फैक्टर करें और प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना चाहिए। एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर्म में रखना चाहिए। तो सपोज मेरे पास कोई नंबर है और मैंने फर्स्ट नंबर लिया 2 पे पावर 2 और उसके प्राइम फैक्टर निकल के अपनी तरफ से मैंने ले लिए कोई से भी 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2। एक सेकेंड नंबर है, टोटल इसके प्राइम फैक्टर हुए, सपोज कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने अपनी मर्जी से लिया है। 2 पे पावर 3 ले लिया, 3 पे पावर 7 ले लिया, मल्टीप्लाई 5 पे पावर 5 ले लिया, मल्टीप्लाई 7 ले लिया। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का हमें एचसीएफ, देखिए एचसीएफ हमें कैसे फाइंड करना है। तो एचसीएफ इक्वल टू होगा हमारा, एचसीएफ में हम करते क्या है कि जो भी हमारे कॉमन टर्म्स आती है, जैसे ये 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में वो जिसका पावर लेस होगा केवल ओनली कॉमन वाले लिए जाएंगे। ध्यान देना, एचसीएफ में केवल जो कॉमन मिलेगा वो लिया जाएगा और कॉमन में जिसकी लीस्ट पावर होगी वो लिया जाएगा। जैसे इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 पे पावर 2 ये लिया जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि जो जिसकी लीस्ट पावर होगी, तो इन दोनों में देखा जाए तो मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 लिया जाएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 पे पावर 2 लिया जाएगा। इसको बोलते हैं एलसीएम। हम तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम एलसीएम की यहीं पर बात कर रहे हैं, एक साथ एचसीएफ और एलसीएम लेना मैं बता रहा हूँ। सेम इन्हीं नंबर के अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या करते हैं, एचसीएफ का जस्ट अपोजिट, ध्यान देना, एचसीएफ का जस्ट अपोजिट। जैसे हम एलसीएम में क्या कर रहे थे कि जो कॉमन आ रहा था उसमें लीस्ट पावर ले रहे थे, तो इसका अपोजिट मैं अपनी तरफ से ऐसे कहूँगा कि जो कॉमन आएगा उसका ग्रेटेस्ट पावर है। अब इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में इसका ग्रेटेस्ट पावर है 2 पे पावर 3 लिया जाएगा। पहले हम कॉमन वाली लेंगे, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ 3 पे पावर 7, क्योंकि यहाँ 4 पावर है, ये 7 है, तो ये 3 पे पावर 7 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 5 पे पावर 5 है और ये 5 पे पावर 2 है। एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम में जो कॉमन आएगा उसका ग्रेटेस्ट पावर लीजिए तो 5 पे पावर, ये तो कॉमन वाली बात होगी। एचसीएम में केवल कॉमन लिए जाते थे, एलसीएम में भी हम कॉमन ले रहे हैं। इसका अपोजिट क्या था कि एचसीएम में लीस्ट पावर ले रहे थे और यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर ले रहे थे। एचसीएम में जो कॉमन लिए जाते हैं केवल उनको यूज किया जाता है। एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे भी हम ले लेंगे। ये फाइनली हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं देखिए और बता रहा हूँ। फाइंड द एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज मेरे पास कोई भी फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर के मैंने फिर द्वारा से प्राइम फैक्टर लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे छोटी क्लास से पढ़ के आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने इस तरीके से सीखा है कि ये पावर में नहीं लिखते, वो 2 × 2 3 × 3। तो मैं उनके लिए एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ कि 2 पे पावर 100, ये हमारा कोई फर्स्ट नंबर है, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 50, मल्टीप्लाई 5 पे पावर 200, मल्टीप्लाई 7। और हमारा कोई सेकंड नंबर है, सपोज उसके हमने प्राइम फैक्टर किए 2 पे पावर 50, 3 पे पावर 100 एंड 5 पे पावर 150, चलिए 7 हमें छोड़ दिया। तो देखा जाए तो मेरे अंदाज से अगर हम इसको पावर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो 2 को 100 टाइम्स लिखना है, 3 को 50 टाइम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ये अगर पावर फॉर्म में लिखने से ये फायदा मिल जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, तो इनकी जो लीस्ट पावर है वो ली जाएगी। 2 पे पावर 50 आएगा, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 50 आएगा, और यहाँ पर लीस्ट पावर ये है तो 5 पे पावर 150 आएगा।
ये एलसीएम की बात हो रही है। एलसीएम में क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट जो कॉमन आएगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर में ये पावर ग्रेटेस्ट है, तो 2 पे पावर 100 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 100 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 200। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन नहीं मिलता उनको भी लिया जाएगा, ये भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ अभी और भी मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखें ध्यान से। सपोज हमारा कोई p हमारा कोई वेरिएबल है और उसको मैंने कुछ ऐसे दिया a क्यू b स्क्वायर c, और q इक्वल टू है हमारा सपोज a पे पावर 4 b c पे पावर 3। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो मेरे अंदाज से बहुत जल्दी से बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे तो a पे पावर 3 आएगा, b हमको कॉमन मिल रहा है तो b पे पावर ये 1 आएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, इनटू c, ओनली c आएगा क्योंकि ये लीस्ट पावर। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा देखिए इनमें कॉमन आएगा, a पे पावर 4 आएगा इनटू b पे पावर 2 आएगा इनटू c पे पावर 3, ये एलसीएम हो गया। यहीं पर एक थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि p इक्वल टू ए पी एंड q इक्वल टू सी डी। ध्यान देना, मैंने अपनी तरफ से लिया है कि p हमारा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, p इक्वल टू ए बी और q इक्वल टू सी डी है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि एचसीएफ में केवल कॉमन लिया जाता, तो भाई कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट 1 कॉमन होता है। क्या होता है? तो मैथमेटिक्स कहता है कि जब तक हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। अब कहेंगे कि भाई हमें तो 1 दिखाई देना चाहिए। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे a दिखाई दे रहा, तो अभी कह सकते हैं कि a कॉमन आ रहा है, यहाँ b कॉमन आ रहा है या c, लेकिन यहाँ 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने a भी मल्टीप्लाई 1 कर दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? लास्ट में a भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a भी मल्टीप्लाई हुआ। एचसीएफ वाली बात अब आ गई कि एटलीस्ट 1 देखिए कॉमन आ रहा है, तो इसलिए एचसीएफ इसका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो देखिए ए यहाँ मैंने अभी बताया था, जब कॉमन नहीं आ रहा तो दिया जाएगा, ए को लिया जाएगा, बी कॉमन नहीं आ रहा दिया जाएगा, सी कॉमन नहीं आ रहा दिया जाएगा, और डी कॉमन नहीं आ रहा दिया जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी डी। आगे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज किया गया है, ये रिलेशन बिटवीन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बन जाएगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उन्हीं का एचसीएफ होना चाहिए, उन्हीं का एलसीएम होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के प्लेस पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। 1 2 3 4 इन 4 क्वांटिटी में से ओनली 3 क्वांटिटी हमारे पास है, तो फोर्थ वाली को हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये हमें फाइंड हो जाएगा। ऐसे इनमें से कुछ भी हो। एक एग्जाम्पल मैंने एक्चुअल में लिया यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर हमारा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर हमारा 306 है, सेकेंड नंबर ये है, एचसीएफ हमारा 9 है, तो एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम ऊपर वाला वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करा दी, और यहाँ से एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई दिस अपॉन 9, और एलसीएम हमारा फाइनली ये निकल के आ जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूले को आप वेरीफाई करिए। इस केस में क्या होगा कि ओनली ये 2 नंबर्स हमको दे दिए जाएंगे, ठीक है। हमें टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से या कैसे भी करके हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा और एलसीएम भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम एलएचएस इसका फाइंड करेंगे और देन आरएचएस की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन बोथ केसेस दोनों वैल्यू आपस में सेम आएंगी और उनको फिर लास्ट में फाइनली हम इनको वेरीफाई कर सकती है। और इसके आगे में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। एक इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है
कि सो दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसका एक कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ध्यान से। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिखा रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30, सो दैट करना है, सो दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी ये हमारे पास जो नंबर रखा गया है इसे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। मैं क्या करूँगा, इसके एक्चुअल में मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके आऊँगा, तो देखा जाए तो ये 2 टर्म्स है, 1 और 2। इसमें और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 टर्म में से हमें 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का ये 1 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा 77 प्लस 1। आगे देखिए 13 मल्टीप्लाई 78, इस 78 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमको, तो 78 के मैं डायरेक्ट बोलूँ यहाँ पर प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, और इसको सिस्टमेटिक लिखा जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 13 पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 पर पावर 2। जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या है, फंडामेंटल थ्योरम में देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, therefore 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टू प्रूव दैट √2, √3, √2, √3, √5, √7 2 डॉट डॉट so on इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर एक और मैं जानकारी दे दूँ, अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था ये वाला, प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो वो कहेंगे कि प्रूव दैट करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3, √5, √7। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो भी मैंने नंबर्स यहाँ एक्चुअल में दिए वो प्राइम नंबर्स लिए, प्राइम नंबर्स, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अंडरवुड के अंदर P फॉर प्राइम नंबर। यहाँ तक कोशिश होगी तो प्रूव कराने के लिए कभी भी आएगा तो अंडरवुड के अंदर हमेशा प्राइम नंबर आएगा, और √2 ज़्यादा नहीं है, √2, √3, √5। मोस्टली यहाँ तक क्वेश्चन 100% अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेट हमको मिलेगा। ये एक्चुअल में 9th क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा ये बताऊंगा √3 इज एन इरेशनल नंबर। इन सबका प्रोसेस सेम है, जो हमारा √2 का है वही सेम √3 के लिए है, वही सेम प्रोसेस √7 और भी कोई भी प्राइम नंबर है उसके लिए भी है। तो क्वेश्चन हमारा होगा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, देखें ध्यान से। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ लेट करेंगे, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हमें प्रूव दैट करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम यहाँ लेट करके चल रहे हैं कि √3 इज ए रेशनल नंबर। ध्यान देना, एक्चुअल में यहाँ मैं फिर एक बार और बताना चाहूँगा कि इरेशनल नंबर क्या है, दो नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर, दो नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। हमने ये जानबूझ के लेट किया कि ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा,
यानी ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर नहीं है, तो देन इट इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने लेट किया है कि ये रेशनल नंबर है। अब भाई रेशनल नंबर है तो इज इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर ये रेशनल नंबर है तो वही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी हमने लेट किया है। आगे फिर लेट कर रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर रूट 3 हमारा रेशनल नंबर है तो हमने ये भी कहा है कि भाई ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और ये भी हमने लेट किया है कि पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी पी अपॉन क्यू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। न तो पी हमारा किसी भी नंबर से कैंसिल होगा, ना ही क्यू हमारा किसी भी नंबर से कैंसिल होगा। धीरे धीरे जब इसे हम आगे कर लेके जाएंगे तो हमें फाइनली ये निकल के आएगा कि पी हमारा एक डेफिनेट नंबर से कैंसिल हो रहा है और क्यू भी हमारा एक डेफिनेट नंबर से कैंसिल हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये इतना पोर्शन हमारा लेट में जाएगा। अब लिखेंगे फिर पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3, यस, पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो पी इक्वल टू √3 क्यू, पी इक्वल टू, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। आगे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कराएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और इसे एक तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ समझना है तुमको। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 क्यू स्क्वायर, ये हमारा जो 3 क्यू स्क्वायर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अपॉन 3 लगाएंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, 3 क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको समझने के लिए ये 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट नंबर क्लियर है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है। और बाई द वे यहाँ 2 होता ना तो डेफिनेट 2 से डिवाइड लिखते, अगर ये √5 को हमें प्रूव करना होता तो हम लिखते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 3 क्यू स्क्वायर जो नंबर है वो पी स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। अगर ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेट ये नंबर भी हमारा 3 से ही डिवाइड होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे, इम्प्लाइज का साइन लगा के, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। अब कोई भी नंबर पी स्क्वायर नंबर है वो अगर हमारा 3 से डिवाइड है, कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो डेफिनेट उसका स्क्वायर रूट भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज ई स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है हमारा 36, अगर देखा जाए तो ये 36 हमारा 3 से डिवाइड है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। सॉरी, ई स्क्वायर हमारा 36, सपोज मैंने अपनी तरफ से ले लिया, मैंने कहा कि कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 3 से डिवाइड है, कोई सा भी लेना है एक्स वाई जेड, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 36 में 3 का डिवाइड चला जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा। वही सेम बात मैं यहाँ कर, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये रिलेशन नंबर 2 आ गया, जो हम एक्चुअल में लेट में कह रहे थे ना कि वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये अगले स्टेप में आके यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सपोजिशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी हमने पी को दिखा दिया कि पी भैया हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट आगे दिखाऊंगा कि कैसे हमारा क्यू भी हमारा 3 से ही डिवाइड होगा। एक चीज़ और देखे ध्यान से, यहाँ पर p इज डिवाइडेड बाई 3, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो वो मल्टीपल ऑफ
5 होगा तो लिखेंगे सिंस P इज ए मल्टीपल, P इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब P हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, देयरफॉर लेट करेंगे, लेट P इक्वल टू 3m। मल्टीपल किसी भी नंबर के मल्टीपल निकाले तो उसकी टेबल बोल दो, 3 बंदा 3, 3 दूरा 6, 9, 2 डॉलर 4। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ m हमारा 1, 2, 3, 4, 2 डॉलर 4। अगर m 1 पुट कराएंगे तो 3 पहला फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, 2, 3, 2 डॉलर 4 मिलेगा। p इक्वल टू ये हमने लेट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग p इक्वल टू 3m। इक्वेशन फर्स्ट में हम p की प्लेस पर ध्यान देना, तो p की प्लेस पे लिखा जाएगा 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई करिए और आराम से यहाँ पर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 से ये 9 3 टाइम चला जाएगा तो ये सीधा करके रखेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m स्क्वायर। देखा जाए तो वही उसी टाइप का रिलेशन फिर बनना है ये, यहाँ q स्क्वायर इक्वल टू दिस एम्प्लाइज लगा लें। अगर बात करें इस नंबर की तो ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर सेम यही स्टेप लेके आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 3m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर ये इसके इक्वल है q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि q स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑल्सो, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। इसे रिलेशन हमने यहाँ पर क्या दिया था, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया था और इसको थर्ड नंबर दिया था। तो देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखिए। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड p हमारा 3 से डिवाइड है, q भी 3 से डिवाइड है, तो p एंड q बोथ आर डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 3। उधर हम लेट कर रहे थे कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन p और q हमारे दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग हो गया। सो √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, और जो नंबर रेशनल नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये यहाँ ठीक है।